हेलो बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सौरभ फिजिक्स में, जहां हम फिजिक्स को बहुत इजी वे में सीखते हैं। आज हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स के एरर एनालिसिस चैप्टर की बात करेंगे, त्रुटि विश्लेषण की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरर एनालिसिस के ही छोटे से टॉपिक पे बात करी थी, लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देख लें। वो वीडियो देखने के बाद आपको आगे वो काम आएगा इसी चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एरर। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एरर की। एरर यानी कि मिस्टेक, यानी कि गलती, त्रुटि। जब भी अपन लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि भैया इसका इतना मान आया। तो जब हम किसी चीज का मान निकालते हैं तो वो मान एक्चुअल में क्या सही है, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है? आंसर है नो। हम कितना भी सावधानी से कोई भी प्रयोग कर लें, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई होगी, कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है। उसी गलती को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? त्रुटि बोल रहे हैं, एरर बोल रहे हैं। माने कि जैसे अगर ये लेंथ है, सपोज कर लीजिए एक ही लंबाई है, अगर हम दो बच्चों से कहें इसकी लंबाई नापी जाए, दो बच्चों से इसकी लंबाई नापने को अगर कहा जाए तो क्या होगा? क्या दोनों बच्चों की रीडिंग सेम आएगी? आंसर है जरूरी नहीं है कि सेम आए। हाँ, हो सकता है कि सेम आ भी जाए। अगर बच्चे ने यहां से यहां तक इसकी लंबाई नापी तो एक बच्चे की लंबाई आई मान लो 25.3 सेंटीमीटर और एक बच्चे ने कहा 25.4 सेंटीमीटर। एक्चुअल हुआ क्या है ये भी बता देते हैं। जब इसको नापा गया तो जो इसकी लंबाई है वो 25.3 से थोड़ी सी ज्यादा थी और 25.4 से थोड़ी सी कम। स्केल में बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो यहां पर जो लंबाई ये बनी हुई है वो 25.3 और 25.4 के बीच में पड़ी। तो बच्चा क्या बताएगा? या तो कोई बच्चा बता देगा 25.3 मिली, या कोई बता देगा 25.4, या तो थोड़ा सा पीछे ले लेगा या तो थोड़ा सा आगे। तो कौन सी वैल्यू सही है? आंसर है दोनों वैल्यू सही नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी। और ये जो हमने प्रयोग करके मान निकाला है, एक्सपेरिमेंट करके मान निकाला है, यानी कि नाप करके मान निकाला है, वो मान इसका अपना एक एक्चुअल मान है, इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। इसकी जो अपनी वैल्यू है, ध्यान से सुना, इसकी जो अपनी एग्जैक्ट सही वैल्यू है उसको अपन लोग क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू माने कि वास्तविक मान। और अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, नापते हैं कि नाप करके कितना मान निकाला, तो ये जो वैल्यू निकली इनको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब प्रायोगिक मान है। तो अब आपने ट्रू वैल्यू देख लिया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख लिया, क्या दोनों सेम आएंगे? नहीं आएंगे सेम। दोनों में कुछ ना कुछ इसका डिफरेंस आएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं क्या है, हमने ये निकाला है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है 100%। उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। अभी ट्रू वैल्यू की थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो एरर क्या है? व्हाट इज एरर? त्रुटि क्या है? एरर का मतलब है बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब आपने किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मान निकाला नाप करके, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और उसकी अपनी कुछ वैल्यू थी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। दोनों सेम नहीं आएंगी, दोनों में अंतर होगा। उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? एरर। जैसे किसी चीज की लंबाई 10 है और हमने निकाला 9.9, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 0.1 का डिफरेंस आया। तो ये हमसे कितनी गलती हो गई? 0.1 की गलती हो गई। इसको बोलते हैं एरर। बात समझ आ रही है कि एरर किसको बोला जाता है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रायोगिक मान के अंतर को क्या बोला जाता है? त्रुटि बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एरर का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वास्तविक मान है और उसका जो मान आपने प्रयोग से निकाला है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों के ही
डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब यहां पर एक अजीब सी बात समझ आएगी आपको। वो अजीब सी बात ये है कि ये ट्रू वैल्यू कहां से आती है। देखिए आपको एरर समझ आ रही है। एरर क्या है, किसी चीज की जैसे मानकर के अपनी कुछ लंबाई फिक्स है, पक्की कुछ ना कुछ लंबाई है। अब इसको जब हम लोग नापेंगे तो नापने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होगी। कुछ ना कुछ हमसे नापने में, कुछ ना कुछ मापा के अंतरों की कमी की वजह से इसकी नाप में डिफरेंस आएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो ट्रू वैल्यू, और जो आप लोग नाप के निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, एरर कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब बात आती है बच्चों, ट्रू वैल्यू हम लाएंगे कहां से? ट्रू वैल्यू हम लाएंगे कहां से? गुड क्वेश्चन। एक खतरनाक बात है, ट्रू वैल्यू हम लोग लाएंगे कहां से? क्योंकि हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है वो तो हम कभी नाप ही नहीं सकते सही। अगर हम इसको नापेंगे तो नाप करके जो वैल्यू मिलेगी वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। पक्की बात है, इसकी वैल्यू मान लो आ गई निकल करके 9.9, ठीक है 9.9 लिख दिया। ट्रू वैल्यू कहां से लाएंगे? क्या मालूम 10 है, 11 है, 12 है, कितनी है, 9.8 है, 9.9 है, 9.7 है, पता नहीं कितनी है। तो ट्रू वैल्यू मिलेगी कहां से? तो इसको ट्रू वैल्यू को निकालने का तरीका ये है कि पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आप दुनिया का कितनी भी सावधानी से कितना भी बड़ा एक्सपेरिमेंट करिए वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, पूरी तरह से सही नहीं होगा। हाँ, आप उसको जितना एक्यूरेट कर सकते हैं, जितना सही से सही कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। आपके जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपने कितने महंगे, कितने अच्छे, कितने कुशल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, उपकरणों का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन उसमें त्रुटि कुछ ना कुछ तो होगी। तो जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं सावधानी से तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलती है, ठीक है। एक बार आपने इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, ओके। अब आप दोबारा फिर से नापिए या दोबारा कोई और आकर के उसको नापे और उसकी जो डिफरेंस आया जो दूसरी बार में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, वो किसी ने बताया कि भैया 9.9 नहीं, हमको लगा 9.8 है। किसी ने कहा नहीं 9.9 नहीं, हमको लगा 10 है। किसी ने कहा नहीं 10.1 है। तो मतलब एक ही चीज के मेजरमेंट को हम कई बार दोहराएंगे, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। ढेर सारी वैल्यूज जब मिल जाएंगी तो हम उसमें छांटेंगे कि नहीं सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो 9.9 के आसपास ज्यादा वैल्यू। अब किसी का 15 इकलौता अगर वो है रीडिंग वाला 15, बाकी सब 9.9, 9.8, 10, 10.1 इसी के आसपास वैल्यू है। और एक अकेला बंदा है जिसने बताया कि 15, तो वो वैल्यू तो बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी, वो बेकार है, बिल्कुल गलत है। तो जितनी भी क्लोजेस्ट वैल्यू है उन सबको इकट्ठा करके उन सबका एवरेज ले लेंगे हम। एवरेज कैसे लेंगे? सभी रीडिंग्स को जोड़ देंगे हम। 9.9 प्लस 9.8 प्लस 10 प्लस 10.1 सभी रीडिंग को जोड़ देंगे और जितनी रीडिंग है 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं बेटा एवरेज, औसत निकालना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी को जोड़ करके कुल संख्या से डिवाइड मार देंगे हम जितने बार हमने जोड़ा है। तो इस तरह से जो एवरेज मिलेगा इस एवरेज को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम किसी भी भौतिक राशि के कैसे निकालते हैं? उस क्वांटिटी को हम कई बार नापेंगे, बार बार नापेंगे, अलग अलग तरह से नापेंगे, कभी सर्दी में कभी गर्मी में, मतलब किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ करके वैल्यू चेंज ना होने पाए। हर तरह से हम बार बार प्रयोग कर करके हम खूब सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर उन सभी वैल्यूज का हम एवरेज ले लेंगे। जो एवरेज मिलेगा वो है हमारा ट्रू वैल्यू। समझ आ रही बात? तो ये अजीब बात होती है कि ट्रू वैल्यू हम कहां से निकाल के लाएं? तो ट्रू वैल्यू को निकालने का तरीका सिंपल सा है कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराएंगे, हर बार जो रिजल्ट मिलेंगे उनको हम एवरेज ले लेंगे उनका, और एवरेज के बाद जो वैल्यू निकलेगी हमारे लिए वही सबसे शुद्ध वैल्यू मानी जाएगी, वही सबसे सही वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि उसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कभी मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। आप एकदम किसी वैल्यू को एग्जैक्टली नाप नहीं सकते। क्यों नहीं नाप सकते? आपने कहा कि इसकी जो लंबाई है वो 10.111 सेंटीमीटर है, तो आपने कहां तक चेक किया? 10.111 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक चेक कर लिया। इसके बाद क्या है?
इसके बाद तो आपने चेक नहीं किया ना, इसके बाद हो सकता है कि 10.1112 हो, 10.1113 लिखा हो, आपने वहां तक तो मेजर ही नहीं किया। अगर आपने चौथा डिजिट मेजर कर भी लिया तो पांचवा डिजिट आप मेजर नहीं करोगे, तो वहां पर गलती कुछ ना कुछ हो सकती है। आपने पांचवा भी मेजर कर लिया तो छठवां मेजर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आप रुक जाओगे, तो उसके बाद की डिजिट हमें नहीं पता। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू निकालना नहीं आ सकती। हमको बार बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को निकालना है और उन सभी का एवरेज लेना है, उस एवरेज को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एरर, और एरर जितनी कम से कम हो उतना बेहतर, उतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा है। ये बात दिमाग में रखिए, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है कि हम जब भी कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर आए वो एकदम सही आए, एकदम परफेक्ट आए। तो जब हम उस परफेक्ट वैल्यू को निकालने चले तो मालूम पड़ा कि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो हमसे क्या होगी, वहां एरर होगी। और एरर कैसे आनी चाहिए, हमेशा कम से कम। तो उसी पर बेस्ड सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं धीरे धीरे। तो अभी हम लोगों को क्या क्या समझ आ रहा है कि एरर क्या है एक्चुअली में। एक्चुअली में एरर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी भौतिक राशि की ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। मतलब उसकी अपनी कुछ ना कुछ वास्तविक मान रहा होगा जो हमें पता नहीं है, ना कभी ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं, मान निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ मान हमें मिल जाता है। लेकिन वो मान और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस पक्की बात है। तो अगर डिफरेंस है तो उसी डिफरेंस को हम लोग कहेंगे एरर। इसके बाद मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत सारे निकालेंगे, प्रयोग बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद उनका एवरेज ले लेंगे, एवरेज के बाद हमको क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या एरर कितने तरह की होती है। तो बच्चों एरर ये दो तरह की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि और इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। कैसे लिखते हैं यादृच्छिक, जैसे लिखते समझना। एक है सिस्टमैटिक एरर, एक है रैंडम एरर। क्या होता है एक करके समझते हैं। एरर दो तरह की होती हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर, नाम से समझ में आ रहा है सिस्टमैटिक, जो बहुत सिस्टमैटिक तरह से हो। मतलब ऐसी त्रुटियां, ऐसी एरर जो सिस्टम से निकलती हो। सिस्टम मतलब जैसे आप समझ लो जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो उसी में कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो हमको पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आपके पास तराजू है, उस तराजू पर अगर हम कुछ भी नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं, तो वो हमको 20 ग्राम बताता है। अगर हम एक तराजू पर कुछ भी नहीं रखते हैं तो वो हमको 20 ग्राम फिर भी दिखा रहा है। खराब हो गया, हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है खराब होने की, तो वो 20 ग्राम दिखाता है। अब हमने उसमें कुछ सामान रखा और वो 50 ग्राम शो कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमने वस्तु रखी हुई है उसका वजन कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, यस 30 ग्राम रहा होगा, क्योंकि 20 ग्राम तो ऑलरेडी वो पहले से ही शो कर रहा है। अब आपने जो सामान रखा उसका वजन पक्की बात है 30 ग्राम रहा होगा, तभी तो 30 और पहले वाला 20 मिला के 50 सबको दिखाने लगा। समझ पा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो एरर निकल के आई, हमें मालूम है कि वो गलती हो रही है 20 ग्राम की, लेकिन हमें पता है कहां से आई है, वो हमारा ऑपरेटर से खराब है, और हम जब रीडिंग लिखेंगे तो वो घटा करके लिख देंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी जो एरर है जो हमें पता है वो कहां से आई है और उन्हें कैसे दूर करना है, ये होती है सिस्टमैटिक एरर। समझ आ रही बात। इसी तरह से एक होती है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। तो रैंडम का मतलब क्या होता है, जो पता ना हो, अननोन हो, जिसका कुछ फिक्स ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हवा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स वो गति कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाएगा हमको पता है क्या, नहीं मालूम। मॉलिक्यूल दिख ही नहीं रहा, मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे आ रहा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के यहाँ चला गया, हमको नहीं पता। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके विषय में हम कुछ बता ना पाए पहले से ही, कुछ हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वो चीजें यादृच्छिक होती हैं, रैंडम होती हैं। जैसे लूडो खेलते समय आप कोई पासा चलते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो डाइस जब फेंका तो क्या आएगा,
1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, कौन सा अंक आएगा हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो घटना होगी वो रैंडम है, वो यादृच्छिक है, पता नहीं 6 में से कौन सा डिजिट आ जाए हमें नहीं पता। ताश की गड्डी है, प्लेइंग कार्ड्स, अगर हम उनमें से कोई एक पत्ता खींचते हैं तो वो पत्ता 10 नंबर होगा, पान का, हुकुम का, किसी भी चीज का, तो वो होगा क्या पक्का श्योर है? आंसर है नहीं। पूरी 52 पत्तों की गड्डी में वो कोई सा भी पत्ता हो सकता है, कौन सा निकलेगा उसके विषय में पहले से एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकते। ये घटना भी रैंडम है। तो बहुत रैंडम वर्ड बहुत सिंपल सा है। रैंडम का मतलब होता है जिसके विषय में हमें पता ही ना हो क्या होने वाला है। ऐसी त्रुटियां हमारी जो रैंडम जगह से आती हो, जिनकी वजह से हमें पता नहीं है लेकिन गलती हो जाएगी। जैसे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें जरा सा धक्का लगने से एक्सपेरिमेंट बदल सकता है, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि आपने कुछ लेंस वाला एक्सपेरिमेंट लगाया, जरा से आपसे धोखे से मेज हिल गई और वो जो लेंस लगाया वो अपनी जगह से जरा सा हिट गया, जरा सा हटने से ही आपकी रीडिंग थोड़ी सी चेंज और आपको पता भी नहीं चला। रैंडम है। हवा का झोंका तेज आया और उसने कुछ आकर गड़बड़ कर दिया एक्सपेरिमेंट में, ये रैंडम एरर है। आप जिस कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां का टेम्परेचर ही ज्यादा था, आपने ध्यान नहीं दिया और उसी टेम्परेचर में आपने प्रयोग कर दिया, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से भी बहुत सारे प्रयोग बदल जाते हैं और वहां पर भी जो त्रुटि आ जाएगी, गलती आ जाएगी रीडिंग में, आपको नहीं मालूम पड़ा, वो टेम्परेचर की वजह से आ गई। तो बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो हम जान ही नहीं पाते वो आई कहां से, हमें पता ही नहीं होता वो कहां से आ गई और कब आ गई, हमें नहीं पता। तो ऐसी जो त्रुटियां हैं वो रैंडम एरर है, इनको आप दूर भी नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक एरर सिस्टम से आ रही है, आपका ऑपरेटर्स खराब है और जो भी त्रुटियां हैं वो आपको पता है कि त्रुटि आ रही है वहां से और आएगी, कितनी आएगी वो भी आपको पता है कि 20 ग्राम को तराजू गलत दिखा रहा है तो जितनी त्रुटि आएगी उसको बाद में अलग कर लेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो भी रही है और होगी, हमें पता है वो कहां से आ रही है और कैसे दूर करना है ये भी पता है। ये है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध तरीके से काम होती है इनका। रैंडम एरर हमें नहीं पता होता कहां से आ रही है, हमें नहीं पता इन्हें दूर कैसे करना है, और एक तो ये सेम नहीं होती है। अगर आपने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, हवा का झोंका तेज आया, रीडिंग बदल गई, इसी एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा करोगे तो हो सकता है वो हवा का झोंका उतनी तेज ना हो, हल्का सा हो, तो रीडिंग हल्की सी बदलेगी। हो सकता है अगली बार झोंका आए ना तो रीडिंग कुछ और मिलेगी। तो आप रैंडम एरर को समझे तो ध्यान से देखिए क्या है। रैंडम एरर एक तो अजीब है, कहां से आ रही मालूम नहीं, इसको दूर भी करना मुश्किल है। दूसरी बात, हर बार ये कैसी आ रही है, अलग अलग, एक प्रयोग में जाता है, एक में कब, एक में और कब, एक में और ज्यादा, तो ये हर बार अलग अलग। जैसे सिस्टमैटिक एरर हर बार सेम आएगी। अगर एक तराजू 20 ग्राम ज्यादा बताता है तो उसमें तुम 100 बार सामान तोलो, वो हर बार 20 ग्राम ज्यादा ही बताएगा आपको। तो ये हर बार सेम होती है, चेंज नहीं होती, लेकिन ये हर बार चेंज हो जाती है। तो रैंडम एरर एक ऐसी एरर है जिसके स्रोत का आपको पता नहीं है, सोर्स का पता नहीं है कि आ कहां से रही है, दूर कैसे करना है ये पता नहीं है, और ये हर एक्सपेरिमेंट में सेम नहीं है, बार बार बदल जाती है, तो और ज्यादा मुश्किल होता है इसको खत्म करना। लेकिन हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे इसको कम करने का प्रयास करते हैं, खत्म तो कर ही नहीं सकते। शुरुआत में मैंने बोला था कि आप एक्सपेरिमेंट कोई भी कर लें, एरर तो होगी, डेफिनेटली होगी। तो आपके पास में यहाँ दो तरह की एरर बन गई। एक है सिस्टमैटिक एरर जिसके विषय में सब कुछ पता है, कैसे दूर करना है सब कुछ। रैंडम एरर कुछ नहीं पता, कहां से आई, कहां जा रही है, कैसे कम करना है, हर बार अलग अलग है, कुछ नहीं पता। तो ये है हमारी रैंडम एरर। इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने ये समझा कि एरर क्या चीज होती है। तो किसी भी क्वांटिटी की एक अपनी ट्रू वैल्यू रही होगी और आपने जो नापा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं एरर। अब हम बात करेंगे ट्रू वैल्यू कहां से आई। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं तो बहुत सारी निकालते हैं। जब आप अभी आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे, अभी आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट ईयर क्लास में भी अब तक आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होते शायद, लेकिन इस समय दौर चल रहा है लॉकडाउन का, तो स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं और आप इस वजह से और एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए अब तक। लेकिन अब तक आप एक आध एक्सपेरिमेंट तो कर ही लेते और वहां जाकर आप समझते हैं अपने क्लास में कि कई बार टीचर आपको प्रयोग करवाते हैं। एक ही प्रयोग को पूरा प्रयोग कंप्लीट, यानी इसको फिर से करो, पूरा कंप्लीट, इसको फिर से करो, कंप्लीट फिर से करो, 3-4 बार तो कम से कम कराया ही जाएगा। अब 10-20 बार करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना समय नहीं होता किसी के पास। इसीलिए जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको 5-5 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में, क्योंकि एक प्रयोग को वो कई बार करते हैं, हर दशा में, सर्दी में, गर्मी में, हवा में, ऊपर नीचे, हाइट पे,
और गहराई पे हर जगह प्रयोग करते हैं, तब जाकर के वो एक रिजल्ट बताते हैं कि भैया इसका मान इतना आया, और जो काफी हद तक सही है, एग्जैक्ट है ये गारंटी नहीं है, लेकिन काफी हद तक तो सही माना जाएगा। तो बस यही है हमारी एरर। अब हम अगली बात करेंगे, एरर को हम लोगों ने नापने के कई तरीकों से बांट रखा है कि एरर का हम मेजरमेंट कैसे करें, एरर को हम नापे कैसे। अभी हमने एरर को नापने की कहीं बात नहीं करी, हमने कल आपको ये बताया कि एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस है, ये कितने टाइप की होती है, और फिर बताया कि ट्रू वैल्यू को अगर हमें निकालना पड़ जाए तो ट्रू वैल्यू निकाल के लाते कहां से हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमें पता चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो नापनी पड़ेगी ना, और नाप करके हम सही कभी निकाल नहीं सकते, वो तो गलत ही आएगा। तो ट्रू वैल्यू लाएंगे कहां से? तो ट्रू वैल्यू को निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारी रीडिंग ले लीजिए, और उन सभी रीडिंग्स का, उन सभी पाठ्यांक का औसत ले ले, और जो औसत के बाद वैल्यू मिलेगी वो काफी हद तक सही होगी, और उसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस, एरर, ये दो तरह के हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम त्रुटि का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें भी कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हैं, और उनको हम लोग पढ़ करके हम अपने चैप्टर को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।